हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कंटिन्यू करेंगे और स्कॉटिश एनलाइटमेंट को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 10-15 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरा स्कॉटिश एनलाइटमेंट इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, इंग्लैंड की क्वीन हुआ करती थी क्वीन एलिज़ाबेथ। मुझे पता है मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो क्वीन एलिज़ाबेथ की मौत हो जाती है 24 मार्च 1603 में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंग्लैंड के पास कोई भी राजा नहीं होता बनाने के लिए, क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ का कोई भी बेटा नहीं होता। मैं थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ आपको, ताकि आपको सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाए। कहानी शुरू होती है हेनरी 7 से। हेनरी 7 राजा था इंग्लैंड का, और हेनरी 7 के दो बच्चे होते हैं। एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़का होता है हेनरी 8 और लड़की होती है मार्गरेट ट्यूडर। हेनरी 8 इंग्लैंड का राजा बन जाता है अपने बाप के मरने के बाद, लेकिन जो बेटी होती है मार्गरेट ट्यूडर, वो स्कॉटलैंड के राजा से शादी कर लेती है, जिसका नाम था जेम्स फोर्थ। मार्गरेट और जेम्स फोर्थ का बेटा होता है जेम्स फिफ्थ। याद रहे, यहाँ पर बात हो रही है स्कॉटलैंड की। तो मार्गरेट और जेम्स फोर्थ का बेटा होता है जेम्स फिफ्थ, और जेम्स फिफ्थ स्कॉटलैंड का राजा बनता है अपने बाप के बाद। और जेम्स फिफ्थ शादी करता है मैरी फर्स्ट से। जेम्स फिफ्थ और मैरी फर्स्ट, इन दोनों का बेटा पैदा होता है जेम्स सिक्स्थ। और जेम्स सिक्स इंग्लैंड का बादशाह बनाया जाता है क्वीन एलिज़ाबेथ के बाद। और ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। मैंने आपको बताया कि क्वीन एलिज़ाबेथ का कोई भी बेटा नहीं था। इस वजह से क्वीन एलिज़ाबेथ के रिश्तेदारों में राजाओं को ढूंढा जाने लगा और डिसाइड किया गया कि इंग्लैंड का राजा जेम्स सिक्स को बनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, जेम्स फर्स्ट और जेम्स सिक्स एक ही बंदा है। देखो, स्कॉटलैंड में क्या है, जेम्स की पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बन रही है। पहले जेम्स फर्स्ट बना, फिर जेम्स सेकंड, फिर जेम्स थर्ड, ऐसे चलता आ रहा है। लेकिन इंग्लैंड में कोई भी जेम्स नाम का राजा नहीं था। इस वजह से जेम्स सिक्स जब इंग्लैंड में आया तो वो जेम्स फर्स्ट बन गया, क्योंकि वो इंग्लैंड में पहली बार आया है। बात आ रही है समझ में? क्योंकि जेम्स इंग्लैंड का पहला बादशाह था, इस वजह से इसको जेम्स फर्स्ट कहा गया। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको जैकोबियन एज में बता रखी हैं। जो लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो लोग सभी वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि जैकोबियन एज में मैंने ये सारी बातें आपको डिटेल में बता रखी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए अगर आप भूल गए तो जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड का भी बादशाह होता है और स्कॉटलैंड का भी बादशाह होता है। दोनों कंट्रीज़ का एक ही बादशाह होता है। लेकिन दोस्तों, स्कॉटलैंड के अपने कानून थे, अपना पार्लियामेंट था, और इंग्लैंड का अपना कानून था, अपना पार्लियामेंट था। हालांकि राजा कॉमन था, लेकिन स्टेट और लेजिस्लेचर अलग अलग था। अब देखो, 18 सेंचुरी में क्या होता है, एक्ट्स ऑफ यूनियन 1707 आता है। एक्ट्स ऑफ यूनियन 1707 के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि अब से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों का लेजिस्लेचर एक होगा। लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, जहाँ से हम लोग अपने कानून बनाते हैं। इसके अलावा एक ही पार्लियामेंट होगा। जो दो पार्लियामेंट्स अलग अलग हैं, उसकी बजाय एक ही पार्लियामेंट होगा, और दोनों स्टेट्स को एक करा जाएगा, और एक करके इन दोनों स्टेट्स को कहा जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। अब क्योंकि दोनों स्टेट्स का राजा इंग्लैंड में बैठा हुआ था, तो फिर जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे स्कॉटलैंड के, जो कोई भी पॉलिटिशियन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सब इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया। एक तरह से आप इजी लैंग्वेज में ये समझो कि इंग्लैंड में बैठकर स्कॉटलैंड को चलाया जा रहा था, और स्कॉटलैंड की पॉलिटिकल फ्रीडम ख़त्म हो गई थी।
लेकिन फिर भी इस एक्ट की वजह से स्कॉटलैंड को बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। क्योंकि दोस्तों स्कॉटलैंड इतना डेवलप्ड नहीं था जितना डेवलप्ड इंग्लैंड था। उस ज़माने में इंग्लैंड हर सेक्टर में पावरफुल था, बहुत ही पावरफुल देश था पूरी दुनिया में। और इस फाउंडेशन से स्कॉटलैंड को बड़ा फ़ायदा हुआ था। 1727 में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को भी इस्टेब्लिश किया गया था। इकनॉमी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही थी, बिज़नेस ग्रो कर रहा था। इसी तरह एजुकेशन में भी स्कॉटलैंड बहुत तरक्की कर रहा था। और अगर मैं आपसे कहूँ कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड से थोड़ा सा आगे जा रहा था एजुकेशन में, तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो हमें कुछ यही बताते हैं। मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड में सिर्फ दो मेजर यूनिवर्सिटीज़ थीं। पहली थी ऑक्सफोर्ड और दूसरी थी कैम्ब्रिज। मैंने आपको मिडल एज में बताया था कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ कैसे इस्टेब्लिश की गई थीं। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज मिडल एज से चलती हुई आ रही थीं। लेकिन स्कॉटलैंड में 5 मेजर यूनिवर्सिटीज़ थीं। इसी वजह से 1750 आते आते स्कॉटलैंड में 75% लिटरेसी रेट हो गया था। 75% लिटरेसी रेट तो पूरे यूरोप में शायद किसी भी देश में नहीं होगा। यहाँ तक कि कहा जाता है, माना जाता है कि स्कॉटलैंड उस ज़माने में पूरी दुनिया का द मोस्ट वेल रेड नेशन बन गया था। मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। 1763 में स्कॉटलैंड में 6 प्रिंटिंग हाउसेस थे और 3 पेपर मिल्स थीं। लेकिन अगर आप थोड़े टाइम बाद को देखोगे, 1783 में देखोगे, तो 6 प्रिंटिंग हाउसेस से बढ़कर हो जाते हैं 16 प्रिंटिंग हाउसेस हो जाते हैं और 3 पेपर मिल से बढ़कर हो जाते हैं 12। तो इस तरह का आप रैपिड डेवलपमेंट देख सकते हो स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड हर तरह से डेवलप हो रहा था। स्कॉटलैंड में एनलाइटमेंट आ गया था। दोस्तों मैंने कोशिश करी है कि आपको चंद मिनट्स में ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं इस चीज़ का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो स्कॉटिश एनलाइटनमेंट पर भी बना देता हूँ, आपके काम में आएगी। चलिए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनका बहुत ही फेमस वर्क है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस वर्क में एडम स्मिथ ने सिस्टमैटिकली पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझाया है। इसके अलावा एडम स्मिथ ने प्रेडिक्शन करी थी कि अमेरिका दुनिया में ताकतवर मुल्कों में से एक होगा। उस ज़माने में मैं आपको बता दूं, अमेरिका इतना डेवलप नहीं था, बल्कि बहुत पिछड़ा हुआ मुल्क था। इवन अमेरिका को इंडिपेंडेंस भी उसी टाइम पर मिली थी जहां पर इन्होंने ये प्रेडिक्शन करी थी। और अमेरिका बहुत पिछड़ा हुआ मुल्क था, बहुत गरीब मुल्क था। उस ज़माने में एडम स्मिथ ने प्रेडिक्शन करी थी। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज़ हैं इनके, जिनको सारी दुनिया ने माना है और इनके आइडियाज़ से रेवोल्यूशन आया है। दोस्तों अब मैं आपको स्कॉटिश एनलाइटनमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बताता हूँ, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ये दुनिया की पहली इंसाइक्लोपीडिया थी। इस वर्क को बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था। 1768 से लेकर 1771 में इस पूरे वर्क को लिखा गया था। इसकी 3 वॉल्यूम्स हैं और 2659 पेजेस हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो। इस पर लिखा हुआ है बाय अ सोसाइटी ऑफ जेंटलमैन इन स्कॉटलैंड। तो किसी भी राइटर का नाम यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन कॉलिन मैकफका और एंड्रयू बेल का था इस इंसाइक्लोपीडिया को बनाने में। इसके बाद इसके और भी एडिशन आए थे। 4th एडिशन आया था 1800 में और 4th एडिशन में 16,000 पेज थे और 20 वॉल्यूम्स थीं। दोस्तों शुरुआत में इंसाइक्लोपीडिया एडिनबर्ग में पब्लिश हुई थी। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की कैपिटल है, लेकिन बाद में 1898 के आसपास इंसाइक्लोपीडिया को अमेरिकन पब्लिशर्स ने ख़रीद लिया था।
अमेरिकन पब्लिशर्स को बेच दिया था बाद में। स्कॉटिश एनलाइटमेंट ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अफसोस इसकी कहीं कोई ज़्यादा बात नहीं होती। अगर ये एनलाइटनमेंट इंग्लैंड में आया होता तो ज़रूर हमारी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ होता इसके बारे में। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फ़िगर के बारे में जिनका नाम है रॉबर्ट फर्ग्यूसन। हालांकि रॉबर्ट फर्ग्यूसन इतने पॉपुलर राइटर नहीं हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्कॉटलैंड के नेशनल पोएट थे रॉबर्ट ब्रंस, और रॉबर्ट फर्ग्यूसन का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था रॉबर्ट बर्न्स के ऊपर। रॉबर्ट फर्ग्यूसन ने स्कॉटलैंड में एक सिस्टम बनाया था पेनी लाइब्रेरीज़ का। पेनी लाइब्रेरीज़ में आप थोड़े से पैसे देकर कोई भी किताब रेंट पर ले सकते हो। दोस्तों पहले ज़माने में किताबें बड़ा एक्सपेंसिव हुआ करती थीं और बहुत पैसा खर्च हो जाया करता था। इसी वजह से रॉबर्ट फर्ग्यूसन ने पेनी लाइब्रेरीज़ बनाई, जिसमें आप चंद पैसे देकर किताबें बोरो कर सकते हो और किताबें पढ़ने के बाद आप उनको वापस कर दो। इस वजह से जो आम इंसान था वो किताबें ख़रीद सकता था, अफोर्ड कर सकता था, और किताबें पढ़कर वो नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता था। इसी वजह से लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इस तरह के एफ़र्ट्स हो रहे थे। कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैंने आपको थोड़ा सा स्कॉटिश एनलाइटनमेंट को बताने के लिए ये वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एज ऑफ जॉनसन की, और एज ऑफ जॉनसन के बाद मैं आपको नावल की हिस्ट्री को बताऊंगा। नावल के बारे में एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग रोमांटिसिज्म को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कौन सी किताबों को पढ़कर प्रिपरेशन कर रहा है, कौन सी किताबों को पढ़ रहा है। अगर आप खूब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं खूब अच्छे से, लेकिन आपकी बुक्स अच्छी नहीं हैं, या फिर आप सो कॉल्ड गाइड से पढ़ रहे हो, तो फिर आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बेहतरीन किताबों को पढ़ो। इंग्लिश लिटरेचर की बेहतरीन किताबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये किताबें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये किताबें आपके हर एग्ज़ाम में काम में आएंगी, तो आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।